न्यू दिल्ली की फायर डिपार्टमेंट की कुछ फायर ऑफिसर्स 2025 की 14 मार्च तारीख को रात के करीब 12 साढ़े 12 बजे न्यू दिल्ली की तुगलक क्रिसेंट इलाके में एक वीआईपी के घर आग लगने की सूचना के अनुसार उसे बुझाने गए हुए थे और आग बुझाने के बाद एक रूम के अंदर दाखिल हुए ये देखने के लिए कि आग पूरी तरह बुझी है या नहीं। तभी उनके पैरों के नीचे मिले ढेर सारे जले हुए नोटों की बंडल। ये बंडल पूरे रूम में बिखरे हुए थे, जिसे देख चौंक गए वहां मौजूद 2 फायर ऑफिसर्स और उनमें से एक ने दूसरे को कहा, महात्मा गांधी में आग लगी है भाई। महात्मा गांधी में आग लग गई भाई। दूसरा ऑफिसर जो उस समय पूरी घटना का वीडियो कर रहा था, उसकी उस वीडियो में ये बातें और पूरा किस्सा रिकॉर्ड हुआ और बाद में वो वीडियो ना केवल वायरल हुआ बल्कि उन जले हुए नोटों के सिलसिले में हुई इन्वेस्टिगेशन का भी अहम प्रूफ बना। करप्शन से जूझती इंडियन सिस्टम में ऐसे नोटों की गड्डी मिलने की घटना भले ही नई ना हो, पर बहुत अनोखी इसलिए है क्योंकि जिस घर में ये आग लगी थी और करोड़ों की जली हुई नोट मिली, वो घर दिल्ली हाई कोर्ट की सिटिंग जज जस्टिस यशवंत वर्मा का, जो न्यायमूर्ति है और खुद दूसरों को करप्शन के चार्ज में सजा सुनाते हैं। 14 मार्च तारीख को जस्टिस वर्मा अपने घर पे नहीं थे, अपनी पत्नी के साथ छुट्टी मनाने को मध्य प्रदेश के सातपुरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी गए हुए थे। दिल्ली वाले उस घर में थे उनकी बेटी दिया, बूढ़ी माँ, पर्सनल सेक्रेटरी राजिंदर, घर में काम करने वाली डोमेस्टिक स्टाफ्स और जज साहब के सिक्योरिटी के लिए तैनात कुछ सीआरपीएफ गार्ड्स। सारे स्टाफ्स और सिक्योरिटीज के रहने के लिए अलग क्वार्टर्स है उसी बिल्डिंग के प्रीमाइसेस के अंदर। आग जिस रूम में लगी थी वो एक स्टोर रूम है और मेन रेसिडेंशियल बिल्डिंग जिसमें जस्टिस वर्मा अपने परिवार के साथ रहते हैं उससे बाहर है। आग लगने के बाद फायर ब्रिगेड को फोन गई और रात की लगभग 11:40 को फायर ब्रिगेड की टीम के साथ एक पुलिस की टीम भी वहां पहुंचती है। कुछ देर बाद फायर ब्रिगेड टीम जब आग बुझाती है तो उसके बाद 2 फायर ऑफिसर्स रूम के अंदर जाते हैं ये देखने के लिए कि अंदर सब ठीक है कि नहीं, आग पूरी तरह बुझी है कि नहीं। कमरे के अंदर सब कुछ जला हुआ था और कमरा पूरा अंधकार था, इसीलिए वो लोग पहले समझ नहीं पाए। पर पैरों के नीचे दब रही जली हुई सामानों पे ध्यान गई और मोबाइल टॉर्च से देखने की कोशिश किए तो दंग रह गए। पूरी रूम में चारों तरफ जली हुई नोटों की गड्डी थी। अनुमान लगाया गया है कि 15 से 20 करोड़ रुपए होंगे। देखते ही देखते वीडियो वायरल हुई और सबको पता चली। जस्टिस वर्मा के घर आई हुई फायर ब्रिगेड और पुलिस की टीम जब अपने अपने सुपीरियर को इस बारे में जानकारी देते हैं, उसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस को एक फोन आया दिल्ली की पुलिस कमिश्नर का, जिसमें इस घटना के डिटेल ब्रीफिंग किया गया चीफ जस्टिस देवेंद्र उपाध्याय को। इसके एक दिन बाद चीफ जस्टिस ने फिर जस्टिस वर्मा से इस घटना की एक्सप्लेनेशन मांगी तो जस्टिस वर्मा ने उस कमरे में करोड़ों की नोट मिलने की पूरी घटना को सिरे से नकार दिया। जस्टिस वर्मा ने यह भी कहा कि वो रूम जिसमें आग लगी थी वो मेन घर की बाहर का एक स्टोर रूम जैसा है। उस रूम में बस बेकार या एक्सेस सामान रखी होती है और वो रूम कभी भी लॉक नहीं रहती। घर के सपोर्ट स्टाफ्स और हाउस मेड्स ही उस कमरे को एक्सेस करते हैं। जस्टिस वर्मा और इनकी फैमिली कभी भी उस रूम में नहीं जाते हैं। जस्टिस उपाध्याय जब फिर उस वीडियो जिसमें नोटों की गड्डी दिख रही थी उसके बारे में जस्टिस वर्मा को पूछते हैं तो जस्टिस वर्मा उसे एक साजिश बता के टाल देते हैं। जस्टिस वर्मा की एक्सप्लेनेशन से नाखुश दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने फिर पुलिस कमिश्नर को इसके बारे में एक प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन करने की इंस्ट्रक्शन देते हैं। पुलिस की प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को हाईलाइट करती है। पहला, वो रूम जिसमें आग लगी थी उसमें मेन घर के तरफ से भी अंदर से जाया जा सकता है। दूसरा, फायर ब्रिगेड आग बुझाने पहुंची तो रूम अंदर से बंद था। घर में तैनात सीआरपीएफ जवानों ने बाहर से उस रूम की दरवाजे को तोड़ा। तीसरा, जस्टिस वर्मा का घर बहुत ही वीवीआईपी इलाके में स्थित है, जहां उनके घर के एक तरफ एक सिटिंग एमपी का घर है तो दूसरी तरफ जस्ट कुछ ही दूर इंडियन रेलवे, आईटी और इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव का घर है। और जस्टिस वर्मा का सिक्योरिटी इतना टाइट है कि उस घर में बाहर से किसी आदमी का घुसना तक बहुत कठिन है। चौथा, सीआरपीएफ जवान और कुछ लोकल आई विटनेस के कहने के मुताबिक आग बुझने के बाद
जब फायर ब्रिगेड और पुलिस टीम वहां से चली गई तो घर के स्टाफ्स उस रूम में घुस के जली हुई सामानों के साथ छेड़खानी की और बहुत सारा सामान वहां से हटाया। इस रिपोर्ट के मिलने के बाद जस्टिस उपाध्याय ने इस पूरी रिपोर्ट और जस्टिस वर्मा की एक्सप्लेनेशन के बेसिस पे इंडियन सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस जस्टिस संजीव खन्ना को एक रिपोर्ट देते हैं और आगे की जांच की मांग करते हैं। 20 मार्च आते आते पूरी देश में इस घटना को लेके तहलका मच जाता है और सुप्रीम कोर्ट की टॉप लेवल जजेस डिसाइड करते हैं कि जस्टिस वर्मा को इमीडिएटली दिल्ली हाई कोर्ट से ट्रांसफर कर देना चाहिए। इस बेसिस पे जस्टिस वर्मा को इलाहाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफर भी कर दिया जाता है और फिर जस्टिस वर्मा से 3 सवाल पूछ के उन पे एक्सप्लेनेशन मांगा जाता है। पहला, उस रूम में इतना पैसा क्यों रखा हुआ था? दूसरा, उन कैश का सोर्स क्या था? और तीसरा, उस रूम में से जले हुए नोटों को हटाया किसने था? सुप्रीम कोर्ट के इन 3 सवालों के जवाब में जस्टिस वर्मा ने 6 पेजेस की एक रिस्पॉन्स भेजी। उसमें उन्होंने कहा कि जिस रूम में आग लगी वो उनके घर के बाहर का एक स्टोर रूम है जिसका दरवाजा कभी भी लॉक नहीं रहता और घर के सारे सपोर्ट स्टाफ्स और सिक्योरिटी पर्सनल के लिए वो रूम एक्सेसिबल था। अब ऐसा एक ओपन सोर्स में कोई पैसा क्यों रखेगा? उस रूम में कोई भी पैसा नहीं था, बल्कि वीडियो फुटेज देख के जस्टिस वर्मा खुद दंग रह गए और उन्हें लगता है कि कोई उनको फंसाने की साजिश के तहत ये सब किया है। जस्टिस वर्मा ने अपने रिस्पॉन्स में ये भी कंफर्म किया है कि उन्होंने अपने किसी भी स्टाफ को उस रूम से जली हुई सामान हटाने को नहीं कहा। उन्होंने फिर ये भी कहा कि वो सिर्फ लीगल बैंकिंग और डिजिटल प्रोसेस के थ्रू ही पैसों का लेन देन करते हैं, कैश में ट्रांजैक्शन नहीं करते। इस बीच एक इंपॉर्टेंट चीज भी होती है। फायर डिपार्टमेंट से एक ऑफिशियल स्टेटमेंट पब्लिश होती है जिसमें बोला जाता है कि जस्टिस वर्मा के घर से फायर फाइटिंग टीम के किसी भी कर्मी को कोई भी पैसा नहीं मिला और जस्टिस वर्मा ने भी सुप्रीम कोर्ट को दिए गए अपने हलफनामा में जस्टिस वर्मा के घर से फायर ब्रिगेड की टीम ने कोई भी कैश बरामद नहीं किया, इसके बारे में दिल्ली फायर सर्विस की दी गई रिपोर्ट की रेफरेंस दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने फिर 3 मेंबर्स की एक कमेटी बिठाई इस मामले की पूरी जांच करने के लिए। उधर जस्टिस वर्मा ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में कर दिया गया उनका ट्रांसफर ऑर्डर को तो एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट के जजेस के ग्रुप ने इस ट्रांसफर ऑर्डर पे नाराजगी जताई क्योंकि उनको जस्टिस वर्मा इलाहाबाद हाई कोर्ट की जजेस के पैनल में एक्सेप्टेड नहीं थे। उनका कहना था कि जुडिशियरी और इलाहाबाद हाई कोर्ट की रेपुटेशन के लिए जस्टिस वर्मा को एक्टिंग जज बने रहना नहीं चाहिए क्योंकि एक जज जिनके खिलाफ करप्शन की सीरियस चार्ज लगी है और इन्वेस्टिगेशन भी चल रही है, वो अगर जज बने तो पूरी समाज में गलत मैसेजिंग जाएगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट को लिखित रूप से जस्टिस वर्मा को इलाहाबाद हाई कोर्ट से हटाने की भी मांग की और जस्टिस वर्मा की रेजिग्नेशन की भी मांग उठी है कई जगहों से। उधर 3 मेंबर्स की कमेटी ने करीब 10 दिनों की छानबीन और 25 लोगों से पूछताछ के बाद अपना रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सबमिट किया। इस रिपोर्ट में क्लियरली बोला गया है कि जस्टिस वर्मा और उनके सारे स्टाफ्स के बयान बहुत ही मिसलीडिंग हैं और उन पे भरोसा नहीं किया जा सकता। बाकी जितने भी एविडेंसेस हैं, फैमिली और स्टाफ मेंबर्स को छोड़ जितने भी आई विटनेसेस हैं, उन सभी की टेस्टिमोनी और डिजिटल प्रूफ्स के बेसिस पे ये कहा जा सकता है कि उस रूम में ढेर सारे जले हुए नोट थे और बाद में उनको हटाया भी गया है। इसीलिए बर्डन ऑफ प्रूफ जस्टिस वर्मा पे ही है, यानी उन्हीं को ये प्रूव करना पड़ेगा कि वो निर्दोष है। इस रिपोर्ट को देखते हुए और बाकी सिचुएशंस को मद्देनजर रखते हुए सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस ने फिर जस्टिस वर्मा को रिजाइन करने का या रिटायरमेंट ले लेने का सलाह दिया। जस्टिस वर्मा ने रिजाइन करने से या रिटायरमेंट ले लेने से मना कर दिया क्योंकि उस केस में ये लगता कि जस्टिस वर्मा ने अपना गुनाह मान लिया है, जो कि वो नहीं चाहते थे। ऊपर से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के लिए भी जस्टिस वर्मा को सस्पेंड करना संभव नहीं है क्योंकि हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट की सिटिंग जजेस को हटाने की प्रोसेस बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और लेंदी है। पहले लोकसभा के 100 या फिर राज्यसभा के 50 एमपी को उस जज के खिलाफ एक रिमूवल मोशन लाना पड़ेगा, जिसे फिर लोकसभा के केस में स्पीकर या राज्यसभा के केस में चेयरमैन को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। उसके बाद एक 3 मेंबर्स का इन्वेस्टिगेशन कमेटी फॉर्म होता है जो इन्वेस्टिगेट करती है कि वो जज एक्चुअली में दोषी है या नहीं। अगर दोषी साबित हुए तो फिर लोकसभा या राज्यसभा में ये मोशन 2/3 ऑफ द मेंबर्स की मेजॉरिटी के साथ
पास होती है। फिर दूसरे हाउस में भी सिमिलर प्रोसेस से मोशन पास होती है और फिर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के अप्रूवल के लिए जाती है। फिर प्रेसिडेंट अगर अपना अप्रूवल दे देते हैं, फिर जाके उस जज को हटाने की ऑर्डर्स पास होती है और ये केस अभी बस उसी दिशा में जा रही है। सुप्रीम कोर्ट के इंस्ट्रक्शन से गवर्नमेंट ने रिमूवल प्रोसेस शुरू किया है। आगे जो भी अपडेट आती है आपसे साझा करूंगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, पर चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुखी रहिए।